हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। आज पढ़ने जा रहे हैं हम चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में पहले कौन कौन से लोग होते हैं वो हम लोग देखेंगे, यानी कौन कौन से उसके मेंबर हैं। ग्रुप 15: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। मैं थोड़ा आपको बेसिक सिखा देता हूं कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। तो 2 and 5, आउटर सेल में 5 है। अनदर थिंग, अगर इसका इसी लिखेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। दैट मीन्स टू से p का थर्ड ग्रुप है। p3 ग्रुप में पढ़ रहे हैं हम लोग, p3। नाउ अनदर थिंग, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, वैलेंस सेल को तो सेकंड सेल पे कंसीडर करेंगे और फर्स्ट सेल को छोड़ देंगे। तो 2s2 2p3, नीचे जाएंगे तो 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3। मींस जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे ये सिर्फ ऑर्बिट्स बदलते जाएंगे। सो इन जनरल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इन जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? NH2 and NP3। इन जनरल इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे NH2 and NP3। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 या P3, जिसका पहला मेंबर है नाइट्रोजन। किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसी के नाम पर उस फैमिली को भी जानते हैं। तो ये कौन सी फैमिली हो गई? नाइट्रोजन फैमिली। नाउ आगे डिटेल्स में जब हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे तो ये NH3, PH3 या अमोनिया, फॉस्फीन जो गैस बनाएंगे वो सफोकेटिंग नेचर के होते हैं। सफोकेटिंग मतलब उनसे हमारा दम घुटने लगता है। तो सफोकेटिंग ऑर्डर होने के कारण इनका एक और नाम होता है निकोजेन फैमिली। निकोजेन फैमिली। निकोजेन मतलब, इसका मतलब होता है सफोकेटिंग। निकोजेन सफोकेटिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जब एक कंपाउंड बनाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे, तो अमोनिया फॉस्फीन, ये फॉस्फीन क्या करता है हमारे लिए? सांस लेने में उस गैस से हमें तकलीफ होती है, दम घुटने लगता है। सो इन जनरल हम पी ब्लॉक एलिमेंट आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका आज का टॉपिक है ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन से मेंबर हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। और ग्रुप 15 का पहला मेंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए एसपीडी में तो 1s2 2s2 2p3। सो इंटरनल सेल, अंदर वाले को छोड़ दिया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा वैलेंस सेल पे फोकस करना रहता है। तो 1 वाले छोड़ दिए, सेकंड वाले का लिया 2s2 2p3। इसे प्रिडिक्ट कर लिया कि जब सेल्स बढ़ते जाएंगे तो 3s2 3p3, 4s2 4p3। दैट मींस टू से इन जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 and NP3। ये इनका इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और कहीं भी पी ब्लॉक में कुछ भी पढ़ना हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे हमें बहुत सारी चीजों की आइडिया मिल जाती है। नाउ तो ये हम जान चुके हैं कि ग्रुप का पहला मेंबर है, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली से डिनोट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान चुके हैं। नाउ नाइट्रोजन फास्फोरस कैसे रहते हैं? तो नाइट्रोजन फास्फोरस जनरली नॉन मेटलिक रहते हैं। कैसे रहते हैं? नॉन मेटालिक। ऐसे भी नाइट्रोजन गैस है तो मेटल तो हो नहीं सकता है। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलोइड्स, और एट लास्ट बिस्मथ मेटल। तो जरा ध्यान से देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होने से क्या फायदा हो रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, एटॉमिक रेडियस या साइज क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस या साइज क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है। और डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि नीचे मेटल्स मिल रहा है, ऊपर नॉन मेटल्स। दैट मीन्स टू से वी आर मूविंग फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल थ्रू मेटलॉइड्स। रास्ते में किसको क्रॉस कर रहे हैं? मेटलॉइड्स को। तो अगर सिर्फ मेटलिक कैरेक्टर की बात की जाए, मेटलिक कैरेक्टर कहाँ? टॉप टू बॉटम, यानी डाउन द ग्रुप। मेटलिक कैरेक्टर की बात की जाए व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, सो ऑब्वियस ये बात है कि डाउन द ग्रुप वी आर गेटिंग मेटल कैरेक्टर, सो इट इंक्रीजेज। सो मेटलिक कैरेक्टर increases while going down the group, that means to say from top to bottom. Clear? So ये पहला हमने क्या देखा कि इनके स्टेट, सॉरी ये क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटलिक है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ मेटल है। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन हमारा क्या है? गैस है। नाइट्रोजन किस स्टेट में रहता है? गैस।
और नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे लोग किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड। नाइट्रोजन को छोड़ के सारे लोग कैसे रहते हैं, सॉलिड। सो ये कुछ डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जो आगे जाके हम स्पेशली पॉइंट आउट करेंगे अबाउट द नाइट्रोजन के ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बाकी लोगों से डिफर करती हैं। ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी मैक्सिमम या कुछ प्रॉपर्टीज, ज्यादातर प्रॉपर्टीज अदर मेंबर के साथ मेल नहीं खाती हैं, डिफर करती हैं, जिसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। क्लियर? तो अभी तो हमें क्या क्या मिला है, अभी सिर्फ एक ही चीज मिला है कि नाइट्रोजन जो हमारा है गैस है और बाकी सारे लोग सॉलिड है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आगे। तो एक पॉइंट हमारा हो गया अबाउट नॉन मेटलिक मेटलिक। तो एक पॉइंट हमने यहां से डील कर लिया अबाउट first two non-metallic, then next two metalloid, and last one is the metal. That means to say while going down the group metallic character increases. Next point हमने क्या डिस्कस किया कि नाइट्रोजन इज द गैस, rest all are solid. Now एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन को छोड़ के एक्सेप्ट नाइट्रोजन also एलोट्रॉपिक, यानी सब लोगों की एलोट्रॉपी होती है, सिर्फ नाइट्रोजन की एलोट्रॉपी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो नाइट्रोजन पहले कैसे एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डाइएटमिक, और फास्फोरस P4 के फॉर्म में। क्लियर? अब ये जो फास्फोरस होता है वो व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है और ब्लैक भी होता है। तो यही तो इसका एलोट्रॉप हो गया, एलोट्रॉपी, कि फास्फोरस व्हाइट भी एग्जिस्ट करता है, रेड भी, ब्लैक भी। बट व्हाइट वन जो होता है वो हमारा नेचुरल होता है बट स्टेबल कम होता है। व्हाइट वन हमारा नेचुरल एलोट्रॉप है बट थोड़ा स्टेबिलिटी इसकी कम है, इसलिए इससे यूज करके हम रेड और ब्लैक बनाते हैं। सो ऑब्वियसली दिस टू आर द मैन मेड और आर्टिफिशियल, बट इनके स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट यहाँ हमारा मेन पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ के सब लोग एलोट्रॉप शो करते हैं। तो फास्फोरस में मैंने दिखा दिया, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। क्लियर? नाउ अगर और आगे पॉइंट की बात की जाए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात की जाए, तो नाइट्रोजन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है। ये पॉइंट मैं रेड से लिखता हूं, ये आपको याद करना या ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे बहुत यूज आने वाला है। नाइट्रोजन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती है। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना सकता है, और इससे इस चैप्टर में बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो नाइट्रोजन के पास कौन सी एबिलिटी होती है, यूनिक एबिलिटी किसकी है, कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिक एबिलिटी किसकी है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, पी पाई बॉन्ड बना सकता है, और बाकी लोग नहीं बनाएंगे। पी पाई बॉन्ड क्या होता है आगे पर चल के पता चलेगा, अभी ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला स्टार या पहला पॉइंट, फर्स्ट टू नॉन मेटल, नेक्स्ट टू मेटलॉइड, लास्ट वन मेटल। while going down the group metallic character increases, while going up the group non metallic character. In general from top to bottom we are moving from non metallic to metallic via metalloids. Second point, nitrogen is gaseous, rest others are solid. So एक पहला डिफरेंट बिहेवियर हो गया कि नाइट्रोजन गैस और बाकी लोग सॉलिड है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल्सो एलोट्रॉपी। तो मैंने आपको बता भी दिया कि नाइट्रोजन को छोड़ के सब लोग एलोट्रॉप शो करते हैं, जैसे कि फास्फोरस का एग्जांपल लिया, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, व्हाइट बीइंग द नेचुरल वन बट लेस स्टेबल, सो वी आर डेराइविंग रेड एंड ब्लैक फ्रॉम व्हाइट, सो दे आर द मैन मेड और आर्टिफिशियल बट दे आर मोर स्टेबल देन द व्हाइट वन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टीज है कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन के पास यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये पी पाई बॉन्ड बना लेता है। क्लियर? अब इतनी चीज जानने के बाद अब हम थोड़ा आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो पहले मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा जगह बनाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन हमें कहां कहां कैसे पाया जाता है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इन जनरल नाइट्रोजन हमारा डाई एटमिक फॉर्म में पाया जाता है। इन जनरल नाइट्रोजन डाई एटमिक फॉर्म में पाया जाता है, और इनके बीच में बॉन्ड कितने रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो इन जनरल नाइट्रोजन हमारा कैसे पाया जाता है, डाई एटमिक फॉर्म में, और इनके बीच में बॉन्ड कैसे रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। नाउ किस किस कंपाउंड में ज्यादा पाया जाता है, NaNO3। NaNO3 को क्या बोलते हैं, चैल सॉल्ट पीटर। नाउ नेक्स्ट और कहां पाया जाता है, KNO3। KNO3 को क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर।
ये कंपाउंड दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इसका हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। तो मैं बता रहा था आपको अबाउट द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की ज्यादा, नाइट्रोजन डाई एटमिक फॉर्म में पाया जाता है, दैट मीन्स टू से 2 एटम एक साथ होते हैं और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके बारे में डिटेल्स थोड़ी देर में आगे हम डिस्कस करेंगे। और मेनली किन कंपाउंड के फॉर्म में कहाँ पे पाया जाता है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन NaNO3 में चाइल्ड सॉल्ट पीटर जिसको बोलते हैं, और KNO3 में इंडियन सॉल्ट पीटर। और एटमॉस्फेयर में तो रहता ही है। एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही गैसेस रहते हैं। नाउ अगर इसका डिटेल्स की बात करें कि कहाँ पाया जाता है, तो मेनली पाया जाता है, नोट बना के लिख सकते हैं कि अबाउट नाइट्रोजन मेनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मेनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। पर वो कहाँ पे मिलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। कहाँ पे मिलेंगे हमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। नो, अब नाइट्रोजन के बाद अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, तो फास्फोरस किस फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन तो डाई एटमिक फॉर्म में है, फास्फोरस टेट्रा एटमिक फॉर्म में रहता है। आगे इसका मैं डिटेल्स बताऊंगा इन लोगों के बारे में इसी लेक्चर में, बट अभी सिर्फ यही जानेंगे कि फास्फोरस कैसे पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है टेट्रा एटमिक फॉर्म में, और हमारे बॉडी का मेजर कंस्टिट्यूएंट्स भी होता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी। एक्चुअली जहां जहां एनर्जी मैटर पाया जाएगा, जैसे RNA, ADP, ATP, इन सब एनर्जी मैटर्स में फास्फोरस का प्रेजेंस रहता है। RNA, ADP और ATP में। क्लियर है, ये सारे एनर्जी मैटर्स हैं। और ज्यादा डिटेल्स में जाने की इनकी तरह स्टार डाल के एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फाउंड इन द मिनरल्स एंड बोन्स, फाउंड इन मिनरल्स एंड हमारे बॉडी में बोन्स। और अगर प्रोटीन फॉस्फेट की बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है हमें, एग में, मिल्क में। सो ये सारी चीज थोड़ी बेसिक जानकारी हो गई। अब हम इसको रब करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओहो, देखें यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कंस्टिट्यूएंट। चलिए, सो अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, BP एंड MP। तो पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड प्रिडिक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है विथ रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई, बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल ट्रेंड क्या रहता है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, ½ लीटर मिल्क बॉयल करना हो, 1 लीटर, 1.5 एंड 2 लीटर। सो मिल्क का जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग करने में टाइम लगते जाएगा। सो इन जनरल मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अनलेस एंड अनटिल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आए। बॉइलिंग पॉइंट में कहीं भी एक्सेप्शन तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड की एंट्री हो। तब वहां पे क्या होते हैं, जो छोटे वाले मॉलिक्यूल रहते हैं वो भी अपने सराउंडिंग से एसोसिएशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। तो वहां पे छोटा मॉलिक्यूल भी जब एसोसिएशन में आ जाता है तो बड़ा हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में जनरली मॉलिक्यूलर मास के साथ इंक्रीमेंट रहेगी, एक्सेप्ट जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए वहां पे उल्टा हो जाएगा। इन द सेंस 500 ml का जो मिल्क ले रहे थे, अगर अपने जैसे बहुत सारे 500 ml के साथ एसोसिएट कर जाए, दैट मीन्स टू से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ गया तो जिसको कम होना है वो ज्यादा होगा। अगर ट्रेंड में कोई अगर चेंजेस ऑब्जर्व होंगे बॉइलिंग पॉइंट में तो सिर्फ वहीं पे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। पर मेल्टिंग पॉइंट का कर्व प्रिडिक्ट करना, ट्रेंड प्रिडिक्ट करना क्यों टफ है, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, अगर हमारे पास एक स्टोन है, क्या हमारा स्टोन, और हमारे पास छोटा सा शुगर का क्रिस्टल है। नाउ नेक्स्ट ट्रेंड अपोजिट, दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2। इसमें क्या, हमारा शुगर क्रिस्टल, स्टोन छोटा है और शुगर क्रिस्टल बड़े हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों केस में मैंने क्या किया है, उल्टा काम किया है। यहाँ स्टोन इज द ग्रेटर देन द शुगर क्रिस्टल और यहाँ स्टोन इज द स्मॉलर देन द शुगर क्रिस्टल। चाहे हम केस 1 की बात करें या केस 2 की बात करें, दोनों में मेल्ट तो पहले शुगर ही होगा। इस केस में शुगर ही पहले मेल्ट करेगा, इस केस में भी शुगर ही पहले मेल्ट करेगा। दैट मीन्स टू से इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज,
इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज मेल्टिंग पॉइंट उस पर असर नहीं करती इन जनरल। यानी इससे कंस्टिट्यूएंट्स कैसे हैं, मार्बल स्टोन अगर वो छोटा भी है पर उनके कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर रिजिड है, मजबूत है, तो जल्दी मेल्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड को जनरली बताना थोड़ा टफ हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा काम आएगा केमिस्ट्री में। अब आगे देखिए, सो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो इन जनरल है। अगर मैं इन दोनों में से पहले बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की बात करूं तो क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। जैसे 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 हम नीचे जाते हैं हमारा साइज क्या होते जाता है, एटॉमिक रेडियस साइज बढ़ते जाता है। जब साइज बढ़ते जाएगा तब हमारा इससे बड़ा ही है, मतलब अंदाज से बनाया जा रहा है तो लीजिए, और ये इससे भी बड़ा। क्लियर। तो जैसे 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 नीचे जाएंगे हमारा साइज क्या हो गया, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, थोड़ा आइडिया लगा लेंगे तो इससे बड़ा ये, नेक्स्ट और बड़ा और बड़ा, तो नीचे जाते जाएंगे तो साइज क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है। तो साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली इंक्रीज करते चले जाएगा। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग फॉर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग हो गया, अब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड इन जनरल ऐसे रहना चाहिए था, इन जनरल ऐसे ही रहना चाहिए था। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, इन जनरल ऐसे रहना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा मुश्किल होता है ट्रेंड प्रिडिक्ट करना। तो यहाँ पे जाके इसका ट्रेंड चेंज होगा। क्यों होगा, क्यों ये एक्सेप्शन होगा, मैं बताता हूँ। तो ये वाला ट्रेंड इसका सही नहीं रहेगा, तो इसके इस ट्रेंड पे, इस दो पॉइंट पे ये चीजें उल्टी हो जाएंगी। दैट मीन्स टू से इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और सैनिक तक तो इंक्रीज कर रहा है बट एंटीमनी और बिस्मथ में डिक्रीज करने लग रहा है। सो ये वाला ट्रेंड हमारा सही होगा, ये वाला फर्स्ट ट्रेंड गलत होगा। यानी कि यहां तक कॉमन, ये दोनों सिर्फ उल्टे हो गए। क्यों हो गए वो समझेंगे थोड़ा ध्यान से। अगर मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक तक की बात करूं और एंटीमनी बिस्मथ की सेपरेट, क्योंकि एक्सेप्शन इन्हीं लोगों के पास हुआ है देखिए, और आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ का। तो एंटीमनी और बिस्मथ के लिए अगर बात करूं तो उससे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग जो कोवैलेंसी शो करते हैं वो 5 तक का करते हैं। सो कोवैलेंसी 5 का, पर इन लोगों की कोवैलेंसी मैक्सिमम कहां तक जाती है, 3 तक। अब ऐसा क्यों वो मैं समझाऊंगा आपको, पर उससे पहले आपको यह जानना होगा कि ये कोवैलेंसी 5 कहां से आई। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। दैट मीन्स टू से अगर S और P ये दोनों पार्टिसिपेट करें तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। सो इन लोगों की कोवैलेंसी 5। यहां पे क्या है, NH2NP3 में ध्यान से देखिएगा सिर्फ 3 है। दैट मीन्स टू से कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये पार्टिसिपेट कर रहा है बट NS पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये लोग अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको और डिटेल्स में भी समझाऊंगा, पर अभी देखिए ध्यान से। अब अगर कोई एलिमेंट कोवैलेंसी 5 शो कर रही है तो 5-5 बॉन्ड, पर कोवैलेंसी 3 तो 3-3 बॉन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग ज्यादा मजबूत होने चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस। 5 की कोवैलेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू 3। सो जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स टू से जिसकी कोवैलेंसी कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। बट हमारे प्रीवियस ट्रेंड, जनरल ट्रेंड्स में इन दोनों की ही मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट थी, इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट थी। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, because the first 3 elements are showing the covalency of 5 by the virtue of 2 electrons of S and 3 electrons of P, so 2 + 3 is 5। 5 वाले ज्यादा स्टेबल होंगे विथ रेस्पेक्ट टू 3 वाले से। इनका 3 क्यों, क्योंकि ओनली P का यूज हो रहा है और S अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, which is known as the inert pair effect। The pair of this pair of electron of S is behaving as a inert, why that I will explain now after this। सो अगर ये लोग सिर्फ 3 कोवैलेंसी पे है तो 5 वाले से वीक होंगे, जबकि प्रीवियस ट्रेंड बोल रहा था कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वीक कर लो की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ट्रेंड क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर। क्योंकि 3 वाले वीक है और हमारा प्रीवियस ट्रेंड कह रहा है कि यही लोग टॉपर पे है।
इसलिए इन दोनों पे हमने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है। सो हमारा एक्चुअल आंसर फॉर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये लोग तो पहले इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों इससे भी वीक है, तो अब इंक्रीज ना करके क्या करना पड़ेगा, इनको डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने के लिए मैं थोड़ा इसको रब करूंगा और फिर आपको समझाता हूं। So now we are going to learn in details what is the inert pair effect, which is very very important, जिसका भी अभी यूज हमने मेल्टिंग पॉइंट में किया है और आगे बहुत जगह काम में आने वाला है इनऑर्गेनिक। सो पहले इसका एक डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर अच्छे से समझाता हूं। रिलक्टेंस ऑफ s electrons to participate in bonding, reluctance of s electrons to participate in bonding। जब s के इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी शो नहीं करेंगे, अपनी इच्छा शो नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, तो s नहीं जाएगा, सो ओनली 3 हो जाएगा। सो कोवेलेंसी 5 से घट के 3 हो जा रही है। अब ऐसा क्यों होता है और कहाँ होता है? जैसे 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 हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़, रेडियस बढ़ेगा, और एटॉमिक जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पी ब्लॉक से कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रोटॉन्स है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, न्यूक्लियस क्या होते जाएगा और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। अब इसका मतलब क्या है और इससे फायदा क्या है? सपोज ऊपर है हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, लिख लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होते जाएगा, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस हेवी होता जाएगा, मजबूत होते जाएगा। देखिए प्लस का पावर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्लस का पावर बढ़ते जाएगा। नाउ प्लस का पावर बढ़ने से सबसे ज्यादा फर्क किसके इलेक्ट्रॉन्स को पड़ेगा? तो हमें इन जनरल पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सबसे पहले कौन सा रहता है, न्यूक्लियस के सबसे बगल में S, देन P, देन D एंड देन F। तो न्यूक्लियस का सबसे नियर में कौन है, S है। तो जैसे जैसे इसका न्यूक्लियस पावरफुल होते जाएगा, ये S के इलेक्ट्रॉन पे अपनी ग्रिप को मजबूत करते जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ऊपर न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज लेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो लेस। धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएगा, और न्यूक्लियस का प्लस हेवी यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P इज प्रोटॉन्स, कंफ्यूज नहीं होना है। P यहाँ किस चीज के लिए मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन्स ही रहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इस प्लस की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और न्यूक्लियस का सबसे करीब S का ऑर्बिटल रहता है, तो S के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब प्लस पावर में आते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, तो S के इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करते जाएंगे और S के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देंगे। और S का इलेक्ट्रॉन जब बाहर नहीं निकलेगा तब क्या होगा, P को S का सपोर्ट नहीं मिलेगा। So due to the increase in the atomic number, nucleus is becoming heavy, and due to this heavy nucleus, the nearest s orbital electrons are feeling more attracted with the nucleus, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, और बाहर नहीं निकलेंगे तो सिर्फ P को जाना होगा, और बाहर नहीं निकलेंगे मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो S के जो दोनों पेयर हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे, अब जा नहीं रहे हैं बाहर रिएक्शन करने, तो इनका ये पेयर क्या कहलाएगा, इनर्ट पेयर। दोनों पेयर S के इलेक्ट्रॉन्स के जो ये दोनों पेयर हैं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज while going down the group we are in atomic number is increasing as well as number of proton is increasing. By virtue of this nucleus is becoming heavier and stronger. By virtue of that it is holding these electrons of S very tightly, because S is the nearest to the nucleus. That's why S electrons, that pair of electrons, are not able to participate. That's why they are known as inert, and this effect is known as inert pair effect. So I hope आप इस इफेक्ट को अच्छा से समझ गए होंगे। मैं इसको रब करूंगा और आगे बढ़ेंगे हम। So अब तक हमने पढ़ा है अबाउट
ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो मैं उसको आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर देता हूँ। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो इनके एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं, ये दोनों मेटलॉइड्स, ए मेटल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, नाइट्रोजन इज ए गैस, बाकी सारे सॉलिड, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी थी पी पाई बॉन्ड बनाने की, जो बाकी लोगों के पास नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्ट नाइट्रोजन सब लोग एलोट्रॉप शो करते थे। दैट मीन्स टू से एग्जांपल दिया था फास्फोरस का, तो फास्फोरस का एग्जांपल आया था व्हाइट, रेड, ब्लैक। व्हाइट फास्फोरस नेचुरल वन, लेस स्टेबल, व्हाइट से ही रेड एंड ब्लैक बनाते हैं, मोर स्टेबल बट आर्टिफिशियल और मैन मेड। सो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी में। और आगे हमने क्या डिस्कस किया था, आगे हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, जो इन जनरल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अकॉर्डिंग टू द मास इंक्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग इन जनरल। मेल्टिंग पॉइंट में दो हमारे एक्सेप्शन आए थे यहाँ पे, जिसका रीजन हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आफ्टर दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ वी आर मूविंग फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब हम कहाँ चल रहे हैं, हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे सामने ही है, NH2 and NP3। क्लियर, NH2 NP3। अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, तो जनरली इसका स्टेट रहता है -3 एंड -2। -3 के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है Mg3N2। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी यूज आने वाला है। और इसके लिए ले सकते हैं NH2NH2। नाउ पहले नेगेटिव वाले की बात क्लियर कर ले, फिर पॉजिटिव में चलेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड की जो बात की जा रही है, तो अब मुझे नाइट्रोजन का पता करना है। अभी इस ग्रुप में हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की। तो इधर आइए, मैग्नीशियम +2, 3 टाइम्स +6, बैलेंस करने के लिए -6, दो नाइट्रोजन का -6, तो एक नाइट्रोजन का -3। क्लियर। नाउ NH2NH2 पे ध्यान दीजिए। NH2NH2 क्या होगा, हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, सो नाइट्रोजन -2, उसको न्यूट्रल करने के लिए। सो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है। आफ्टर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वी आर मूविंग फॉर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, तो इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमारा, अगर P देगा तो +3, और दोनों का सपोर्ट मिला तो +5। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में पहले भी बता चुका हूं, जब तक डाउन द ग्रुप नहीं जा रहे हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा। इन दैट केस 2 + 3 5। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, न्यूक्लियस हेवी हो जाएगा, s के इलेक्ट्रॉन्स को वो जोर से पकड़ लेगा और उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, तो ये पेयर इनर्ट हो जाएंगे, तो +3। सो इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात की जाए, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना नॉक्स बनाता है, यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स बनाता है, तो उस केस में उसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, +1, +2, +3, +4, +5। पर ये धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ते जाएंगे हमको क्लियर होते जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इन जनरल यहाँ के हिसाब से हमारा कौन बन चुका है, 3 and 5। तो यहाँ के हिसाब से हमारा क्या बन गया है, 3 and 5। तो अब क्या कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो +1, +2 एंड +4 भी बनेगा। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे हम सीखेंगे, बट इन जनरल चीजों को हम ट्रेंड में लेके चलेंगे। तो इन जनरल में नेगेटिव में हमारा -3, -2, -3, -2 में -3 का एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम नाइट्राइड का दिया है, और -2 में NH2NH2 का दिया हुआ है। दोनों में मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको कि +2 3 टाइम्स +6, बैलेंस करने के लिए -6, 2 नाइट्रोजन -6, 1 नाइट्रोजन -3। सिमिलरली इसका -2। तो नेगेटिव में 2 पॉपुलर है, पॉजिटिव में 2 पॉपुलर है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटीज है। मैंने आपको बोला नॉक्स, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे तो डिफरेंट ऑक्साइड्स आएंगे इन ऑल डिफरेंट स्टेट, +1, +2, +3, +4, +5 में। सो इस ट्रेंड से तो हमको सिर्फ +3 और +5 का आइडिया मिल रहा है। But when they will react with oxygen, they also form +1, +2 and +4 state also. So oxidation state के लिए अभी इतना ही, फिर आगे हम और इसका देखेंगे। सो अब जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ चुके हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने का क्या मतलब रह गया कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, s इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट,
जब s पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो रेदर देन +5 +3 का स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा. सो व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप +3 स्टेट विल बी मोर स्टेबल. समझ में आया? एक बार और ध्यान से सुनिए. इनर्ट पेयर इफेक्ट सेज दैट as we are going down the group atomic number increases, so number of proton also increases, so nucleus is becoming heavy. जब न्यूक्लियस मजबूत होगा तो अपने नियर ऑर्बिटल s को इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ लेगा और उनको बाहर पार्टिसिपेट नहीं करने देगा. सो रेदर देन 2 + 3 इट विल बी ओनली +3. सो जैसे जैसे नीचे जाएंगे +3 ज्यादा स्टेबल होते जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि NCl3 एंड NCl5 में कौन फॉर्म हो सकता है, कौन नहीं फॉर्म हो सकता है. सिमिलरली PCl3 एंड PCl5 कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है. तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे. तो इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं फिर रीजन बताता हूँ. PCl3 5 बनेगा, PCl5 भी बनेगा, NCl3 बनेगा बट NCl5 नहीं बनेगा. अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी देंगे तो पता चल जाएगा. NH2NP3. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है? 7. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. इसका EC क्या आएगा? 1s2 2s2 एंड 2p3. इंटरनल सेल से हमें मतलब नहीं है तो वैलेंस सेल देखिए, तो फर्स्ट सेल को छोड़ देते हैं, सेकंड सेल पे कंसंट्रेट कीजिए. 2s2 2p3 2s2 2p3. अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा 2s, ये हो गया 2p. ये में कितने? 2p. नाउ s में कितने लोग हैं? ध्यान से देखिए, 2s में 2 लोग. अप डाउन. p में 3. सो सिंगलिंग सिंगलिंग सिंगलिंग. नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कहां तक जा सकता है? s का 1, p का 3. s से कितना आएगा? 1 एंड p से कितने बॉन्ड बना सकता है? 3. तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 पे जाके रेस्ट्रिक्ट हो जा रही है. जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. मैक्सिमम s का 1 ऑर्बिटल और p का 3. सो 1 + 3 मैक्सिमम में कितना बॉन्ड बना सकता है? 4. सो कोवैलेंसी इसकी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है, जबकि यहाँ कितने बॉन्ड बनाने की कोशिश की गई एट ए टाइम? 5. सो ये नहीं बनेगा. बन जाता, बाकी लोग में क्यों बन गया? देखिए फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस का भी इसी लिखेंगे तो फास्फोरस क्या होता है? 15. जरा ध्यान से समझिएगा डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड दिस वन, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. सो फास्फोरस का अगर समझदारी होगी तो यहाँ दिख रहा है कि अगर ये हमारा 2s2 2p3 है, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको और मजा आएगा. सो अगर ये 2s2 2p3 है तो एक नीचे जाने पे ट्रेंड तो वही रहेगा, S2s3. n की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 3s2 3p3. सिमिलरली 4 5, इसीलिए यहाँ n लिखा हुआ है. एवरी टाइम वी गो डाउन द ग्रुप, एवरी टाइम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एक इंक्रीज करते जाएगा. तो 2 की जगह 3 4 5 6. सो p का क्या हो गया? 3s2 एंड 3p3. ध्यान से देखिएगा, p का अंदर में बहुत सारे रहेंगे, हमें सिर्फ वैलेंस से मतलब है, हम तो ऐसे भी सबको कट कर ही देते हैं. सो 3s2 3p3. अब फायदा क्या हो गया इससे? ध्यान से समझिए. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p 3d 4d 4f, और हम ऐसे फिलिंग करते हैं 1s 2s 2p 3s. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट में सिर्फ s होता है, सेकेंड सेल में s के साथ p, बट थर्ड सेल में s भी है, p भी है, d भी है. दैट मीन्स टू से फर्स्ट में सिर्फ हमें s मिलेगा, सेकेंड से p की एंट्री होगी और d की एंट्री थर्ड सेल से होगी. यहाँ तो सेकेंड सेल है, इसका मतलब क्लियर है कि सिर्फ s और p रहेंगे, d रहेगा ही नहीं. तो यहाँ पे d नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पे हम किस सेल में आ चुके हैं? थर्ड सेल. सो थर्ड सेल में s p के साथ और कौन रह सकता है? d. अब d के रहने से क्या फायदा हो जाएगा? इन जनरल इनऑर्गेनिक में हमको याद रखना है, d इज लाइक ए होटल रूम. d इज लाइक ए होटल रूम, और होटल रूम के रहने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई 1 BHK या 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तो हमारे गेस्ट भी लिमिटेड होंगे, और गेस्ट लिमिटेड होंगे तो हमारे लोग कम आएंगे, लोगों से हमारे इंटरेक्शन कम होगा, बॉन्ड भी कम बनेंगे. लेकिन अगर हमारे पास अगल बगल में हमारा कोई होटल हो जिसमें बहुत सारे कमरे खाली रहते हो, तो हमारे बहुत सारे गेस्ट आने के चांसेस बढ़ेंगे और उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बढ़ेगी. तो यहाँ पे तो क्लियर मैंने कर दिया है कि सेकेंड सेल और नाइट्रोजन, सेकेंड सेल, सेकेंड में डी होता ही नहीं है. तो डी नहीं होने से क्या होता है? इसके पास होटल रूम नहीं है. अब ये अपने गेस्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि डी अवेलेबल नहीं है. ये क्या समझदारी कर सकता है? देखिए पहले इसका s और p बना लीजिए.
एस कौन सा 3s 3p और इसके पास अवेलेबल कौन है, डी भी अवेलेबल है। भले ही वो खाली हो, खाली ही चाहिए, अगर फुल्ली फिल्ड हो तो ऐसे भी होटल रहे और पूरा भरा हुआ होटल रहे तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। बट इसके पास एक चांसेस क्या हो गई, इनके पास ऑप्शन नहीं थे, यहाँ से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बन सकते थे और मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 पे रेस्ट्रिक्ट कर गई थी, किसके लिए, नाइट्रोजन की। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से नोट कर दीजिएगा कि द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4। अब यहाँ पे फास्फोरस सिंस थर्ड सेल में आ गया है, थर्ड सेल में आने से इसको डी का सपोर्ट मिल गया है, अगर इसको एक्साइट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, मतलब देयर इज अ चांसेस दैट वी कैन एक्सटेंड आवर कोवैलेंसी फ्रॉम 4 to 5। देखिए 1 2 3 4 5, सो इसकी कोवैलेंसी 5 तक जा सकती है, इसलिए PCl5 बना लेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास डी का सपोर्ट ही नहीं है, तो अपनी कोवैलेंसी को 4 के आगे एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फॉर्म द NCl5। तो अगर वन लाइन में आंसर लिख रहा हूं कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू फॉर्म द NCl5, तो इसके लिए एक लाइन में आंसर क्या लिखा जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड सेल में है, सेकेंड सेल में डी की एंट्री नहीं होती है, पहला डी ही थर्ड पे आता है। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों बार बार ये लिखा जा रहा है वैकेंट डी, क्योंकि किसी के पास डी हो, होटल रूम हो और फुल्ली फिल्ड हो तो भी कोई फायदा नहीं, हम उसमें स्टे नहीं कर सकते, हमारे गेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये आदत प्रैक्टिस कॉमन रहनी चाहिए। यहाँ से पी ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर जगह हमको हेल्प करने वाला ये डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। अब सिंस अभी हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा डी है, तो अभी डी आते ही आपको OIO या होटल रूम दिमाग में रहना चाहिए, so that we can extend our we can extend our covalency and we can form 5-5 bond. So PCl5 formation is easy, but we cannot form the NCl5 due to the absence of vacant D orbital. So I think इसके साथ मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। So इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why नाइट्रोजन इज इनर्ट। क्यों नाइट्रोजन को ऑलमोस्ट इनर्ट माना गया है, इसका रीजन समझिए। पहले भी मैंने बोला हुआ आपको कि नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और इनके बीच में बॉन्ड क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इनके बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी देखी जाए, दैट मीन्स टू से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी which can be written by BE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डी साइलेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये कितना रहता है, नियर अबाउट 941। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जूल पर मोल नहीं है, किलो जूल पर मोल है। अगर जूल पर मोल रहता तो हम इसको नियर अबाउट 1000 काउंट करते, पर किलो लग गया है तो एक और 1000 का मल्टीप्लायर लग गया है। दैट मीन्स टू से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है बहुत ज्यादा है, इन जनरल क्या है, बहुत ज्यादा है। जब इतना ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसको तोड़ना भी एक टफ टास्क होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। जब इसको तोड़ना एक टफ टास्क होगा, इसीलिए ये इन जनरल क्या कंसिडर किए जाते हैं, इनर्ट। इन जनरल क्या कंसिडर किए जाते हैं, इनर्ट। और इसी नेचर के कारण आपको पता होगा, जो लेज कुरकुरे के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस की फिलिंग कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि अगर लेज कुरकुरे का पैकेट देखिएगा तो उसमें गैस भरी रहती है, यही नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, बिकॉज इन जनरल इट इज एन इनर्ट गैस, और इसके रहने से अंदर एयर या ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक बार हवा घुस गया तो चीजों को क्या करने लगेगा, खराब करने लगेगा। इसी वजह से जहां ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां कुछ ना कुछ वो अपना काम शुरू कर देगा। जैसे आयरन का रॉ ग्रिल है, मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, उस पर रस्टिंग शुरू हो जाएगी। अचार हम पूरा ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वहां हवा नहीं पहुंचे और वो ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहे, तो उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। तो लेज कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन की इनर्ट होने के कारण उसकी यूज की जाती है, और इनकी बॉन्ड एनर्जी, दैट मीन्स टू से बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही हाई है। ये एनर्जी क्या है, बहुत ही इन जनरल हाई है। इन जनरली इतना एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बॉन्ड को इनर्ट, इस ट्रिपल बॉन्ड जिसका बॉन्ड एनर्जी इतना हाई है, इसलिए इसको इनर्ट कंसीडर किया जाता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो अभी अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, एक इनर्ट गैस के काइंड होता है इन जनरल। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए वो 941 अप्रॉक्स 941 किलो जूल पर मोल चाहिए, विच इज बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई। और इतनी हाई एनर्जी देना यानी कि थोड़ा टफ काम है, दैट मीन्स टू से इनके बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, और जब बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है तो वो इनर्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नाइट्रोजन exist as diatomic gas whereas phosphorus exists as tetraatomic solid। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये कहना चाह रहा है कि नाइट्रोजन हमारा डाइएटमिक गैस होता है। सॉरी, हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन सारे लोग क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, यही ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ एक हमारा ये गैस होता है और बाकी सारे लोग सॉलिड होते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। बट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन जो है वो डाइएटमिक गैस है, यानी N2 के फॉर्म में रहता है, जबकि फास्फोरस टेट्राएटमिक है, P4 के फॉर्म में रहता है। अब पहले तो ये मतलब समझा जाए कि N2 और P4 का मतलब क्या होता है। N2 में मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, ट्रिपल। फास्फोरस में क्या होता है, देखिए फास्फोरस की बॉन्डिंग कैसी होती है। अब यहां अगर ध्यान देने वाली बात क्या है कि नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्डिंग है, यानी सिंगल से ज्यादा, बट फास्फोरस और फास्फोरस में हर जगह सिंगल बॉन्डिंग है। ध्यान से देकर समझिएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, बट फास्फोरस और फास्फोरस के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड है। ऐसा क्यों? नाउ इसका आंसर करने के लिए अगर इन जनरल बात की जाए तो यहाँ पे मैंने एक और आपको पॉइंट पढ़ाया था कि नाइट्रोजन के पास एक यूनिक एबिलिटी है। वहां भी मैंने आपको यूनिक पर फोकस किया था कि जब भी मैं यूनिक बोलूं आपको याद आ जाए। नाइट्रोजन के पास एक यूनिक एबिलिटी रहती थी पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहला बॉन्ड सबको पता होता है कि फर्स्ट बॉन्ड इज द सिग्मा एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पाई। तो नाइट्रोजन के पास जो यूनिक एबिलिटी है पी पाई बॉन्ड बनाने की, उस एबिलिटी का यूज करके नाइट्रोजन तो ओवरलैपिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बना ले रहा है। क्लियर? कोई डाउट? अब ये जो पी पाई बॉन्डिंग होती है वो एक वीक बॉन्ड होता है। पी पाई जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और वीक बॉन्ड होने से क्या फायदा होता है, वीक चीज है, कमजोर चीज कैसी रहेंगी, गैस। और थोड़ा डिटेल्स में अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ साइड में देख लीजिए। इन जनरल नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में जो आपस में इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो वेंडर वाल फोर्स की होती है। कौन सी होती है, वेंडर वाल। इससे अलग मैं सेपरेट बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। और वेंडर वाल कैसा बॉन्ड होता है, ये भी वीक होता है, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या होती है वेंडर वाल में, याद रखिएगा हमेशा ट्रिक। वेंडर वाल फोर्स की जहां जिक्र की जाए वहां पे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे इसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होते जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉन्ड भी मजबूत होते जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नाइट्रोजन तो गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन से फ्लोरीन, क्योंकि एक ही तो रहेगा नहीं, तो खुद में वेंडर वाल फोर्स से बंधे हुए। ऊपर मैंने आपको क्या बोला, साइज, एटॉमिक नंबर कम, साइज कम। जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक नंबर, मास, सब कुछ, साइज, रेडियस, सब कुछ बढ़ते जाएगा। तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए यहाँ पे मास कम है तो गैस रहता है, मास कम है गैस रहता है। थोड़ा और नीचे गया मास बढ़ा, लिक्विड, और नीचे गया आयोडीन में और भी हैवी हो गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, बहुत मजबूती आ गई, तो ये सॉलिड हो जाएगा। सो ये रीजन होते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चीजें हमारी लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है तो यहाँ भी वेंडर वाल फोर्स नाइट्रोजन में भी, फ्लोरीन में भी, क्लोरीन में भी। पर ये लोग अपर पार्ट में है जहां साइज कम है, एटॉमिक नंबर कम है, इसलिए गैसियस है। लेकिन वही वेंडर वाल फोर्स जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा गैस से लिक्विड की तरफ, यानी अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाएगा और आयोडीन फाइनली जाके सॉलिड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा। तो नाइट्रोजन तो अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, एटॉमिक नंबर भी कम है, पी पाई बॉन्डिंग बना रहा है, ट्रिपल बना रहा है, बट एग्जिस्ट कैसा करेगा, गैस के फॉर्म में। फास्फोरस के पास पी पाई का ऑप्शन नहीं रहता है, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नाउ अगर सिंगल में कंपेयर किया जाए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे जरा देखिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड में कंपेयर किया जाए इन ग्रुप का, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी जो भी लोग हैं, सबके ऊपर क्या रहता है इस ग्रुप में, एक लोन पेयर रहता है।
अब हमें पता है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, तो इन लोगों का साइज इन जनरल कम होगा और फास्फोरस वाले का साइज इनके रेफरेंस में बड़ा होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि साइज कम होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इस पे ज्यादा हो जाएगा, किसके, नॉन बॉन्डेड के। साइज कम दूरी पे ये दोनों चिपकेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड को बहुत स्ट्रेन आ जाएगा और टिकना मुश्किल हो जाएगी। बट फास्फोरस और फास्फोरस में नीचे जाने से, नाइट्रोजन से नीचे जाएंगे तो फास्फोरस का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। छोटी चीजें हैं, जितने पास रहेंगी उतना छोटा आपस में टक्कर होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो यहां से दूर जाने, क्योंकि कोई भी आदमी रिपल्सन को अवॉइड करेगा, रिपल्सन से स्टेबिलिटी घटती है, तो हर आदमी, हम कहीं बैठे हुए कोई बगल में आके चिपक के धक्का देगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तब तो इस बॉन्ड पे आफत आ जाएगी। बट फास्फोरस का साइज विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बड़ा हो चुका है और नीचे तो और भी बड़ा हो जाएगा, तो वो लोग विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन कंफर्टेबल जोन में है। तो अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाए तो सिंगल बॉन्ड में ये मजबूत नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन में पी पाई का ओवरलैपिंग होके ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। और इन लोगों में विथ रेस्पेक्ट थोड़ा सा साइज बढ़ चुका है, कंफर्टेबल जोन में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है? सो जिसके पास पी अगली बार से ऐसा कोई क्वेश्चन है जैसे कि कौन गैस है कौन सॉलिड है, तो कंपेयर कीजिएगा हमारे स्टेट ऑफ जो मैटर है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। सपोज ये दो पेयर दिया रहेगा सॉलिड एंड लिक्विड, तो जो वीक वाला पेयर रहेगा उसके साथ ये ऑप्शन लगाना होगा कि पी पाई बॉन्ड है, इसीलिए वीक है। फॉर एग्जांपल इस पेयर से क्वेश्चन आ जाए कि सपोज x इज द लिक्विड एंड y इज अ गैस, सो कमजोर कौन रहेगा, गैस रहेगा। तो गैस के साथ ये लगा देंगे कि दे एग्जिस्ट, इनमें पी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है विच इज ए वीक। सो कोई दो पेयर आ सकता है, सपोज सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड का वीक कौन, लिक्विड, तो लिक्विड पे लगाएंगे कि इसके पास पी पाई है इसलिए ये गैस है, और ये इससे मजबूत है क्योंकि इस पे पी पाई नहीं है। सपोज सॉलिड और गैस में आ जाए, सो फिर यही वीक है, तो इस पे पी पाई है इसलिए वीक है, इस पे नहीं है इसलिए मजबूत है। और आ जाए हमारा लिक्विड गैस, सो ये अगर आ जाए हमारा सॉलिड और लिक्विड हो ही चुका है, मतलब कोई भी दो पेयर आए तो जो उनमें कंपैरेटिवली वीकर सेक्शन पे रहेगा उसके ऊपर पी पाई बॉन्ड का रीजन लगा देंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर द वीक। सो गैस इज वीकर वन एंड इनमें पी पाई नहीं है तो ये सॉलिड है। तो इसके साथ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, हम आगे मूव करते हैं। तो इसमें नो पी पाई। सो कोई भी ग्रुप हम पढ़ेंगे, हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है, मैंने बोला है कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है अदर मेंबर से, उसको क्या बोलते हैं कि एनोमलस बिहेवियर शो करता है। सो रीजन फॉर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस फैमिली इज आल्सो नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। सो पहला मेंबर है तो इसके डिफरेंट बिहेवियर होंगे ही, उसको क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर। तो इसका रीजन क्या क्या रहेगा, क्योंकि ये हर ग्रुप में आपको लिखना होगा, हर ग्रुप में ये क्वेश्चन आएगा उनके रेस्पेक्टिव फर्स्ट मेंबर को लेकर। तो जब ग्रुप के फर्स्ट मेंबर है तो उनकी साइज कैसी होगी, जब ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है साइज बड़ा ही होगा। और एक चीज मैंने बहुत क्लियर कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर होंगे तो यहाँ पे सेकेंड 2s 2p तक रहेंगे, 3 की एंट्री नहीं होगी इसलिए d नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब NCl5 पढ़ाया आज, तो वहां पढ़ाया था कि ये लोग मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इसमें एक s का रहता है और 3 p का रहता है, बट इसमें कौन नहीं आते हैं, d की एंट्री ही नहीं होती है, और d की एंट्री नहीं होने के कारण NCl5 नहीं बना पा रहे थे। तो नेक्स्ट ये लास्ट रीजन हर बार सेम रहेगा, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो किसी भी ग्रुप का पहले मेंबर की बात हो, नॉट ओनली इन ग्रुप 15, इन एनी ग्रुप, पहला मेंबर होगा तो साइज बहुत छोटा होगा और उसका वैकेंट d ऑर्बिटल की कमी रहेगी। नाउ इसका IE भी हाई होगा, क्यों, क्योंकि साइज छोटा है तो आउटर से इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल होंगे, IE क्या हो जाएगा, हाई। अदर थिंग, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन टॉप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, सेकेंड रैंक पे ऑक्सीजन है और उसी का पड़ोसी हमारा नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई ही रहेगी। सो ये 4 रीजन लिख देने से हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर द एनी ग्रुप फॉर देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट मेंबर। सो दिस 2 आंसर विल बी सिमिलर इन ऑल द ग्रुप, क्योंकि बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप देयर साइज विल बी वेरी स्मॉल, एंड सिंस दे आर इन द सेकंड सेल ओनली 1s and 2p मींस s के 1 बॉक्स एंड p के 3 बॉक्स। 3p का कंफ्यूजन ये नहीं होना है, थर्ड सेल में नहीं पहुंचा है, सेकंड सेल में भी है, क्या रहता था 2s2 and 2p3,
सो पी के 3 बॉक्स ही है, बॉक्स है, डैश दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 3 में तो डी की एंट्री हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होना है। और सिंस साइज छोटा है तो उनका आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन बीइंग एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन 2 एंड नाइट्रोजन उसका नेबर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनके अच्छी है। सो ये रीजन हो गया हमारे नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर के। इसके साथ नाइट्रोजन के बारे में कुछ और चीजें जानने की जरूरत है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज क्या है? स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने से क्या होगा? ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और इनमें p5 बॉन्ड तो बनता ही है, ओवरलैपिंग ज्यादा, p5 बॉन्ड ज्यादा, इसीलिए नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? ट्रिपल बॉन्ड में। और यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी चाहिए? 941 किलो जूल पर मोल। और 941 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई इन जनरल इट इज टफ टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट्स वाई दे आर इन जनरल इनर्ट। जनरली ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। और इनके बीच में जो खुद दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो जनरली वीक होता है, इसलिए गैसियस एग्जिस्ट करते हैं। बट वैन डर वाल में मैंने वही कंडीशन बता दी थी कि जैसे जैसे वैन डर वाल का नीचे जाते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, वैन डर वाल फोर्स भी मजबूत होते जाएगा। अगर इन जनरल वैन डर वाल के अंदर में भी जानना चाहेंगे कि कौन सा फोर्स लगता है, तो इसके अंदर लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? लंडन या डिस्पर्सन फोर्स। चलिए तो इसको रब करते हैं। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देना है। सो अब मूव करते हैं थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे कि व्हाट इज द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लूंगा, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। H3PO3 हमको क्या देगा? PH3, फॉस्फीन तो ऐसे भी इसी ग्रुप का है, बैलेंस कीजिए। H3PO3 नहीं गड़बड़, H3PO3 ठीक है, काउंट कर लीजिए पता चल जाएगा। 3 4 जा 12, 3 and 9 12, P4, 3P and 1P 4, ऑक्सीजन 3 4 जा 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, बैलेंस्ड है। नाउ अब यहाँ करना क्या है? हमको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फास्फोरस का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका पता नहीं होता उसका x से जूम कर लेंगे। हाइड्रोजन +1 3 टाइम्स +3, जिसका पता नहीं +x। ऑक्सीजन -2 3 टाइम्स -6, और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है 0, तो x क्या आ जाएगा? देखिए 6 - 3 +3। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +3। क्लियर? कोई डाउट नहीं। यहाँ हाइड्रोजन +1 3 हाइड्रोजन +3, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस -3। यहाँ देखिए हाइड्रोजन +1, सो 3 हाइड्रोजन +3, जिसका पता नहीं है +x। ऑक्सीजन -2 4 टाइम्स -8, सो +x क्या हो जाएगा? 8 - 3, और 8 - 3 क्या होता है? +5, सो फास्फोरस +5। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे फास्फोरस +3 से -3 गया है। फास्फोरस +3 से -3 गया मतलब डिक्रीज किया है, और डिक्रीज को क्या कहते हैं? रिडक्शन। नेक्स्ट केस देखिए, +3 से +5 गया, दैट मीन्स टू से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, और इंक्रीज को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। नाउ अब यहाँ से डिस्प्रोपोर्शनल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लियर होगा। सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सेम एलिमेंट फास्फोरस ही है, क्लियर है? फास्फोरस ही है, तो सेम एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या हो गया? सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट किसी और का ऑक्सीडेशन हो और किसी और का रिडक्शन हो, तब तो सिंपल सी बात है, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन था। बट यहाँ सेम फास्फोरस इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड सिमिलर फास्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनल। और इस रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन जब चलेगा, यानी ये RHS LHS में और LHS RHS में, वो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनल के उल्टा क्या हो जाएगी? कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो जाएगी। डिस्प्रोपोर्शनल के उल्टा कम प्रोपोर्शनल। तो डिस्प्रोपोर्शनल में एक एलिमेंट ब्रेक डाउन करके, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके 2 आउटपुट दे रहा है, लेकिन कम प्रोपोर्शनल में इसके उल्टा।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको दे देना चाहता हूँ, जो आगे बहुत काम आएगा। आई थिंक इसमें भी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो पहले इसको अलग लिख देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, H3PO3 जो हमें क्या दे रहा था, फॉस्फीन प्लस H3PO4। क्लियर। नाउ H3PO3 का बैलेंसिंग कैसे था, इसका 4 से था, इसका 3 से था। काउंट करके देख लीजिएगा, 3 3 जा 4 3 12 बैलेंस्ड है। क्लियर। नाउ मैं अभी आपको क्या ट्रिक समझाने वाला हूँ। कहीं भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कभी भी कोई भी एलिमेंट हो और दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसा कि यहाँ पे हमको क्या मिला था, +3, यहाँ क्या मिला था, -3, यहाँ क्या मिला था, +5। तो फास्फोरस अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आ ही रहा है, +3 में भी आ रहा है, -3 में आ रहा है, +5 में भी आ रहा है। तो जब लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेंगे, कौन सा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसको क्या कहेंगे, अस, उसका एंडिंग किस चीज से होगा, अस एसिड, लोअर वाले का। और जो हाइयर वाला होगा उसको क्या कहेंगे, अभी मैं आपको एक समझा दूंगा अच्छे से, इक एसिड। क्लियर। इस एसिड से अगर एक H+ निकाल लिया जाए, एसिड तो है ही, तो एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। अगर इस एसिड से यानी अस वाले से एक H+ निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, ITE आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, ITE आयन। और अगर IC वाले से निकाल दो तो ATE आयन। अब देखिए आपको मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो फास्फोरस +3 और +5, सो +3 क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो लास्ट में अस लग जाएगा। लास्ट में क्या लग जाएगा, अस। सो ये हो जाएगा हमारा फास्फोरस एसिड। क्या हो जाएगा, फास्फोरस एसिड। क्लियर। क्यों रस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर तो लास्ट में अस, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर विथ रेस्पेक्ट टू +5 तो लास्ट में अस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब ध्यान दीजिए, सिंस विथ रेस्पेक्ट टू +3 +5 इज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे IC एसिड लगा। यहाँ ध्यान दीजिए, लोअर पे US, हाइयर पे IC, लोअर पे US, हाइयर पे IC। क्लियर। अब इन लोगों से अगर जैसे यहाँ से कोई एसिड रहता है उसे H+ निकाल लेते हैं, अगर वो नाइट्रोजन का रहता है तो यहाँ नाइट्राइट कहलाता, यहाँ नाइट्रेट कहलाता। बात समझ में आ रहा है। लोअर वाले से जो बनेगा तो नाइट्राइट, ITE लास्ट, और नाइट्रेट अगर वो हाइयर का रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी दो एसिड कैसे हमारे पास रहता है, फेरस फेरिक। क्लियर। इसी तरह से कॉपर का क्यूप्रस क्यूप्रिक, यहां से फास्फोरस फास्फोरिक। तो अस किसके साथ देंगे, जो लोअर ऑक्सीडेशन होगा, और इक किसके साथ देंगे, जो हाइयर ऑक्सीडेशन। दोनों एसिड से जब H+ निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो बनेंगे वो तो आयंस ही रहेंगे, पर लोअर वाले का जो आयन बनेगा ITE, जैसे मैंने नाइट्रोजन के लिए एग्जांपल लिया तो नाइट्राइट और ये नाइट्रेट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आप अच्छे से पढ़िए, जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।